हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड 2025 के एग्जाम पेपर की, जिसका सॉल्यूशन जो है वो आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसकी ग्रामर का एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप इसकी ग्रामर अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको 2026 के इस साल के एग्जाम पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं, मेरे नोट्स में से बिल्कुल 100% पूरा बता दूंगा ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार मार्क्स जो है वो आ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 का जो एग्जाम पेपर है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं और मेनली यहाँ पे हम फोकस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को फेस होती है स्टूडेंट्स को तो वो होती है इंग्लिश ग्रामर में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अपन पेपर देख लेते हैं। तो ये रहा आपके 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर, एमपी बोर्ड 2025 का पेपर जो है। कुल अपने पेपर जो है वो सेट में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ए बी सी डी सेट आपको कुछ भी मिल सकता है। टोटल 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल जो नंबर है वो 80 मार्क्स के रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 15 रहेंगे। तो सबसे पहले अपन पहुंच जाते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर, क्योंकि सबसे मेन अगर मैं कुछ मानता हूं तो वो इंग्लिश के पेपर में रहती है ग्रामर। अगर आपने ग्रामर बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर ली तो मान लीजिए आपके 100% बोल रहा हूं मैं, 80 में से 75 से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे अगर आपके ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दिस टेबल इज मैड। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है दिस टेबल इज मैड। तो यहां पर आपको क्या भरना चाहिए तो सुनिएगा ध्यान से। यहां पे वुड लिखा हुआ है तो इन कंडीशन आपको यहां पे लिख देना चाहिए ऑफ को। तो प्यारे बच्चों, मैड ऑफ, देखो मैं तीन कंसेप्ट बताता हूं। एक होता है आपका मैड ऑफ, एक होता है आपका मैड इन, ठीक है ना, और एक होता है आपका मैड बाय। इन तीनों को देखो कहां पे यूज किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैड ऑफ जो होता है उसे हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी मटेरियल से तैयार होता है। यहां पे अपन बात करके देखें तो जो टेबल है वो किससे बनी हुई है, वुड से, और वुड जो होता है वो एक मटेरियल होता है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमको लगाना चाहिए मैड ऑफ। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है वो किसी कंट्री में बनता है, ठीक है ना, जैसे कि इंडिया में बनता है, चाइना में बनता है, तो हम लिखेंगे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। और अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो किसी कंपनी के द्वारा तैयार कराया जाता है तो वहां पर अपन को मेड बाय लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पे देखेंगे वुड यू लाइक टू हैव। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस वुड से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क होता है तो हम वहां पे सम का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में भी आपको सम का ही यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आई नो स्पेस बॉय हु चीटेड यू। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारे साथ क्या की, चीट की। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, ए और एन जो होते हैं वो दोनों के दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ए भी और एन भी दोनों के दोनों ही कौन से आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। मतलब इनका यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी इवेंट के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन आप याद रखो, दा जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता होता है। अब यहां पे मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारे साथ क्या की, चीट की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने पहले ही क्लियर कर दिया है आप उस लड़के को जानते हो, तो इन कंडीशन हमको यहाँ पे किसका यूज करना चाहिए, दा का यूज करना चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से भर लीजिएगा। आगे की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंस और फोर वाला सेंटेंस आ गया। तो प्यारे बच्चों, सिंस और फोर का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है हैज बीन रेनिंग, तो हम यहाँ पे भर देंगे हैज बीन और साथ में आप लिख देंगे रेनिंग। ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। आगे की हम बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। ही स्पेस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह बिल्कुल अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है। तो इन कंडीशन में आपको यूज करना चाहिए प्यारे बच्चों कैन का, क्योंकि कैन का यूज जो होता है वो एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। और इंग्लिश बोलना जो है वो एक एबिलिटी है। वह फर्नाटेदार इंग्लिश बोल सकता है, एक एबिलिटी है। उसके बाद अब मे का यूज करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, संभावना बताने के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, परमिशन के लिए। माइट का यूज भी हम प्रिडिक्शन के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे मे और माइट आने की संभावना तो बिल्कुल जीरो है। कुड हम नहीं लगा सकते क्योंकि कुड का यूज जो होता है वो पास्ट में होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर कैन, इसीलिए हमको यहाँ पे कैन का ही यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मोहन इज सीनियर स्पेस राकेश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे देन भर लेते हैं जो पूरी तरह से गलत हो जाता है। यहाँ पे हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे किसका यूज करना चाहिए, टू का यूज करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है सुनील वर्क्स हार्ड। सुनील जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आप प्यारे बच्चों इसकी हिंदी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखो, सो का मतलब इसीलिए होता है, सो दैट का मतलब होता है ताकि, उसके बाद एंड का मतलब होता है
और दो का मतलब होता है इवन इफ, मतलब कि हालांकि, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सही बैठता है, सुनिएगा ध्यान से। सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील बहुत मेहनत करता है सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे नंबर क्या कर सके, ला सके। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें क्या फिल करना चाहिए, सो दैट को फिल करना चाहिए, जो बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। ओके, अब आगे जाते हैं अपन डू इज डायरेक्टेड की तरफ कि डू इज डायरेक्टेड में क्या पूछ लिया गया है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें आपसे बोला है कि इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिएगा। चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखा है समवन इज कॉलिंग माय नेम, कोई है जो मेरा नाम क्या कर रहा है, पुकार रहा है। तो पैसिव वॉइस को स्टार्ट कहां से करते हैं, तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस बनेगा माय नेम, उसके बाद यहाँ पे इज लगा हुआ है तो हम इज लगाते हैं, माय नेम इज। उसके बाद आईएनजी वाली पैसिव वॉइस में हम बीइंग का यूज करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कॉल्ड। अच्छा, अब बात आती है कि बाय करके समवन को लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपका सब्जेक्ट जो है, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर नाउन या प्रोनाउन है, जैसे कि मान लीजिए आई यू वी दे ही शी इट है या कोई नेम है, तो आप उसे वाई करके लास्ट में लिखेंगे। यहां पर जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसमें समवन लिखा है, समवन की जगह पर somebody भी लिखा होता तो ये एक फिक्स प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए आपको इसे वाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात अपने दिमाग में भर लीजिएगा, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। यहाँ पे हमको किसका यूज करना है, बोथ एंड का यूज करना है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सरल सा सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, वो इंटेलिजेंट है, वो हार्ड वर्किंग है। मतलब हम एक ही व्यक्ति की दो खूबी बता रहे हैं, वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो हम इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ही इज बोथ, ठीक है, बोथ मतलब दोनों, ठीक है, दोनों है वो, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हो बोथ एंड का, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा के पूरा कंप्लीट। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। यहां पे आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है प्यारे बच्चों। पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम एज का यूज करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ये बोला है कि फिजिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पे देन लगा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हमको इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम एज डिग्री एज का यूज कर सकते हैं या सो डिग्री एज का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नो अदर सब्जेक्ट, है ना, नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट, है ना, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। इज नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, ऐसा आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। मतलब कि फिजिक्स के कंपैरिजन में ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जो डिफिकल्ट, ठीक है ना। फिजिक्स के कंपैरिजन में फिजिक्स ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इस तरह से आपको इसे यूज करना रहेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आप हमारे अदर वीडियोस में जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे नो सूनर का यूज पहले से ही करके दिया हुआ है। अब हमको किसका यूज करना है तो समझिएगा, नो सूनर का यूज आपको पहले से ही करके दिया हुआ है, हमें यहां पे यूज करना है एज सून एज का। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने जो सीखा है उसमें क्या होता है, एज सून एज पहले से दिया होता है, नो सूनर देन का यूज हम करते हैं, लेकिन यहां पे तो नो सूनर पहले से ही दे रखा है। इस सेंटेंस को आप पढ़ के देखोगे तो पता चल जाएगा। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, इस नो सूनर की जगह पे अपन लगा सकते हैं एज सून एज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया एज सून एज। एज सून एज को लिखने के बाद इस सेंटेंस को देखो जो कि इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है। अब आप इसे इंटेरोगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसे आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है, क्योंकि एज सून एज जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज सून एज अ थीफ, ठीक है ना। अ थीफ लिखने के बाद जो सी लिखा है इसमें एस लगा दीजिएगा, क्योंकि हमने डज को हटा दिया है। एज सून एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन, ठीक है ना, यहां पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन की जगह पर हम लिख देंगे कॉमा, फिर हम लिख देंगे ही रन्स अवे। तो प्यारे बच्चों ये इस तरह से आपका जो आंसर है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
एज सून एज अ थीफ सीज द पुलिस, जैसे ही जो चोर है वो पुलिस को देखता है वो भागना शुरू कर देता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन के जो आंसर है वो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, अगर उसको समझ लेते हो तो आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। तो प्यारे बच्चों इन दोनों वर्ड को देखो बिल्कुल सेम है, इसे हम एक रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है तो हम कौन से रिलेटिव क्लॉज का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी प्लेस की बात हो रही होती तो हम वेयर का यूज करते हैं, अगर टाइमिंग की बात हो रही तो हम व्हेन का यूज करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती तो हम विच का यूज करते हैं, अगर किसी मैटर की बात हो रही होती तो हम दैट का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे या व्हाट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक मैन की, तो इसे हम किससे यूज जोड़ेंगे, हु से जोड़ेंगे। यहां पे लिखा है द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, तो हम ऐसे लिखेंगे द मैन एक व्यक्ति जो पहना हुआ है, द मैन हु इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। द मैन हु इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, एक व्यक्ति जो कि व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, इज अर न्यू इंग्लिश टीचर, न्यू इंग्लिश टीचर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। द मैन को दो बार नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सट लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कुछ बच्चे इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेते हैं, ये सोचकर कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे एस लगता। मैंने आपको सिखाया है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस लगता है वर्ब के साथ में प्रेजेंट टेंस में, जबकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमें इसे चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का यूज होता है, तो आंसर बनेगा शी। उसके बाद इस सेट को देख के हमने लगा दिया डिड नॉट, शी डिड नॉट, फिर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो आएगा शी डिड नॉट शट द डोर। इस तरह से जो आपका सेंटेंस है वो बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये डिड नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो शट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इससे हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड नॉट का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो हमने ये लगा दिया। अगला सेंटेंस हम देखेंगे 7th नंबर पे लिखा है शी इज वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक। बहुत ही सरल है, वेरी की जगह पर सो लगाएंगे और फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगाएंगे, तो आंसर बनेगा शी इज सो वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर वो इतनी कमजोर है कि शी कैन नॉट वॉक, वो क्या नहीं कर सकती प्यारे बच्चों, वॉक नहीं कर सकती, मतलब कि चल नहीं सकती। तो ये ग्रामर जो है वो मैंने आपको अभी कंप्लीट कर दी है। आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं पढ़ के दिखाता हूं, आप बताइएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। प्यारे बच्चों ये लिया गया है आपका चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर जो है वो अशोका मित्र हैं। तो प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी में से आपको मिल जाने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ, जो मेकअप रूम है वो किसकी तरह दिखता है, हेयर कटिंग की तरह दिखता है, तो हम लिख देंगे हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर अ बंगाली। बंगाली के बाद में ऐसा कौन है जिसे हेड बनाया गया था स्टूडियो का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, बंगाली के बाद में जस्ट जो बनाया गए थे वो थे महाराष्ट्रियन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे महाराष्ट्रियन थे, ठीक है ना। इन्हें किसके द्वारा असिस्ट किया गया था, तो आप याद रखो दरबार कर्नाटिका के द्वारा हेड किया गया था, ठीक, असिस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, along with the usual local Tamils the Maharashtrian was assisted by। जो यूजुअल लोकल तमिल्स थे, जो महाराष्ट्रियन थे, वो किसके द्वारा असिस्ट किए जाते थे, 2 पर्सन्स, 3 पर्सन्स, 4 पर्सन्स, 5 पर्सन्स। तो सुनिएगा ध्यान से, along with the local people, along with the local Tamils the Maharashtrian was assisted by। तो याद रखना along with मतलब उनके साथ में, महाराष्ट्रियन किसके द्वारा असिस्ट किए जाते थे, तो याद रखो बाय आ दरबार कन्नडिगा, जो कि एक आंध्रा थे, एक ही हो गया, आ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, ये 2 हो गए, एंड एंग्लो बर्मिश, ये 3 हो गए, एंड द यूजुअल लोकल तमिल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम 4 पर्सन्स के द्वारा, ठीक है ना। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मींस वेरी शाइनी।
वेरी शाइनी के लिए हम किस वर्ड को यूज कर सकते हैं? तो आप याद रखेंगे इनकैंडेसेंट का यूज किया जा सकता है वेरी शाइनी के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिया गया है? तो आप याद रखेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है उससे इसे लिया गया है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पढ़ते हैं, क्या लिखा है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स पैंस अक्रॉस स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन पर पैंस करते हैं। ब्राइट हैं, टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पास इन स्लीक चिवेलिक सर्टेनिटी। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को देखकर तो ये पता चलता है कि ये जो पैराग्राफ है वो आंट जेनिफर्स टाइगर जो है उसी चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन भी यही पूछा है, द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप। जंप का मीनिंग क्या होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जंप का मीनिंग होता है प्लांट्स। ठीक है, ये आपको लगा देना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, द पोएट हु रोट दीज लाइन्स इज। तो आप याद रखेंगे इसके जो पोएट है उनका नाम एड्रिन रिच है, यहां पे आपको एड्रिन रिच भर देना है। द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड, जो टाइगर्स हैं वो रन करते हैं ग्रीन फील्ड के अंदर, तो आप यहां पे लिखेंगे ब्रेवली। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से फिल कर देना है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है जो कि 4 नंबर में आपसे पूछा गया है, डॉक्टर सदाव वाला चैप्टर का दिया है। तो प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है उसका नाम याद रखेंगे, दी एनिमी जो है वो चैप्टर का नाम है, और पर्ल एस बक जो है वो इसके क्या है? राइटर है। ये आप याद रख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वाज बिल्ड। डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वाज बिल्ड इन प्लेन्स नियर अ कोस्ट एट द टॉप ऑफ अ हिल इन द फॉरेस्ट। तो प्यारे बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं, वॉज बिल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाव का जो घर था वो कहां पर बिल्ड किया गया था? ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। तो आप यहां पे लिख देंगे नियर अ कोस्ट। ठीक है, ये आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस ट्रीज आउटलाइन डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस। किस ट्री की बात हो रही है? तो हम यहां पे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, आपको ये आंसर भी आसानी से मिल जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed 4 coconuts। तो प्यारे बच्चों यहां पे बात हो रही है स्पेस ट्रीज आउटलाइन डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस। कौन से ट्रीज को आउटलाइन किया गया है? तो प्यारे बच्चों यहां पे पाइन्स को किया गया है, तो हम यहां पे लिख देंगे पाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नैरो। नैरो मतलब होता है सकरा, और सकरा को इंग्लिश में हम अपोजिट बोलेंगे तो आएगा आंसर ब्रॉड। ठीक है, ये आपको यहां पे फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किस लेसन से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों इसे याद रखिएगा, ये लिया गया है दी एनिमी चैप्टर से। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने ऐसी क्या चीज नोटिस की जो कि पूरी तरह से अनयूजुअल थी इसको स्कूल को लेकर। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप देखोगे तो यह आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाने वाला है। एक बार आपके घर पे पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, What was France noticed that was unusual about the school that day? फ्रांस ने ऐसी क्या चीज नोटिस की जो पूरी तरह से अनयूजुअल थी स्कूल में। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता था, तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। They have to face many hazards of working in the glass bangles industry. Like as workers have to work into dangerous light and furnaces and because of it they can lose their eyes। ये क्वेश्चन भी आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler। जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ में। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 4 चैप्टर से लिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कहां ये क्वेश्चन आपको मिल जाने वाला है। ये क्वेश्चन लिखा है, Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler। तो आंसर बनाएंगे आप, the crofter was so talkative and friendly with the peddler because he was alone in his house and he wanted a person to talk so that he could not feel boring as well as he wanted to share his feeling with somebody। ये क्वेश्चन भी आप बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। इनकी सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे, जाकर आप एक एक करके सभी को देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। जो विलियम डगलस है वो एक अच्छे स्विमर कैसे बने।
सो सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको यहां से मिल जाएगा, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये क्वेश्चन भी आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, व्हाट डज वीएस नैपॉल से अबाउट एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में बीएस नैपॉल का क्या कहना है, तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में। तो यहां पे आप चले जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से मिल जाएगा। प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है, इसमें शायद मैंने टाइप नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा, उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके ये लिखा हुआ है वैसे तो, विथ reference to the lesson the interview how does vs Naipaul comment on interview। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, what were the options that Sophie was dreaming of। सोफी किस चीज के ड्रीमिंग कर रही थी, मतलब कि सपना देख रही थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, Sophie was dreaming of becoming an actress, a manager or a fashion designer। She thinks that she would earn money and save, after that she would start a boutique। ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको बचता है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। बढ़िया तरीके से एक बार अपन पढ़ लेते हैं ताकि आप भी एग्जाम में लिख के जाए, ठीक है। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, व्हेन द आयरन मास्टर हैड सीन द पेडलर एट द फर्नेसेस एंड द डिम लाइट, so he considered that he was a captain, but when he again saw him in the daylight and in the different look, so he realizes mistake। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पोयम से लिए गए हैं। Why are the young trees described as sprinting। जो यंग ट्रीज हैं उन्हें स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, पोयम सेक्शन में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, Why are the young trees described as sprinting। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस आंसर इन लाइट ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। जो अर्थ है वो हमें क्या टीच करता है, ये हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों ये आपको कीपिंग क्वाइट पोयम के अंदर मिल जाने वाला है, इसे आप लिख देंगे। चलिए इसको हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर यहां बन जाएगा। We can see that the earth is a living symbol but it is still and the trees are also still but they can alive। ये आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, What makes a human being love life in spite of troubles and suffering। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, एक बार आप बढ़िया तरीके से देख लेंगे। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under appendix। ये तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, What symbol from nature, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, चेक कर लेते हैं क्या बोला है आपसे। What makes human being love life in spite of troubles and suffering। ये आपको A Thing of Beauty में जरूर मिल जाएगा। What makes human being love in spite of troubles and sufferings, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं, What was the plea of the folk who had put up the roadside stand। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा रोड साइड स्टैंड पोयम से। तो ये क्वेश्चन और कर लीजिएगा, What was the plea of the folk who had put up the roadside stand। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बताते जाता हूं, एक बार आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे चीजों को तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए बचकर जाने का एक मीडियम हो सकता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको बस एक बार अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको यहां से कर लेना है, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है। उसके बाद के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज ने रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर को मारने के लिए क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा, What will the Maharaja do to find the required numbers of tigers to kill। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, How do geological phenomena help us to know about the history of humankind। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर में। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, तो समझ लीजिएगा, एक बार ध्यान से देखते चलिएगा पेपर को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज। फ्रांस की एमएमएल को लेकर और स्कूल को लेकर जो फीलिंग्स थी वो किस तरह से चेंज हो गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको बताना है
ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8 पर। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप। पेडलर को इस चीज का एहसास कब होता है कि वो भी एक ट्रैप के अंदर क्या हो गया है, फंस गया है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर के बाद अगर हम देखते हैं, Why did गांधी जी एग्री टू बी अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ये आपको इंडिगो चैप्टर में मिल जाने वाला है। तो इस चैप्टर को भी बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन को भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर देंगे। Why did गांधी जी एग्री टू बी अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों, ये आपको आंट जेनिफर टाइगर्स में मिल जाएगा। ये आपको माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है, जो कि आपको पेज नंबर 30 पे ही मिल जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको कराया है, तो ये भी आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाने वाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। तो मिस्टर लैम और डेयरी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, जो कि आपको इसी चैप्टर में मिल जाने वाले हैं, जो मैंने आपको भी बताए थे आगे, ठीक है ना। तो ये बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की, कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, तो हमको मिलता है, यू आर अमित, the cultural secretary of your school, draft a notice giving information about the selection of 2 participants from school to take part in inter school debate competition। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिबेट कंपटीशन जो है उसका आपको नोटिस लिखना है। तो मैं आपको एक बार अच्छी तरह से फॉर्मेट बता देता हूं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। देख लीजिएगा एक बार नोटिस को किस तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। अगर आप फॉर्मेट को सही तरह से फॉलो करोगे तो आपके कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे, आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से नंबर आने वाले हैं। चलिए, टॉपिक का नाम याद रखेंगे आप, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन जो है वो आपका टॉपिक रहेगा। इस तरह से आपको लिख कर आना है। सबसे पहले आपको जो ऑर्गेनाइजेशन प्लेस है उसका नाम लिख देना है, देन आपको डेट डालनी है, फिर आपको नोटिस लिखना है, फिर आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको कंटेंट देना है। उसके बाद टॉपिक, टाइम, डेट, वेन्यू लिखने के बाद आप कल्चरल सेक्रेटरी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके और में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट लिखना है। आप जो हो वो एक दूसरे सिटी के अंदर सेटल होने वाले हो, तो आप अपने घर के हाउस होल्ड जो है उन्हें क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। तो इस टॉपिक की भी हम बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको यही मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है और ये हर साल के पेपर में हमको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा इसको कंप्लीट करना। ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप लिख दोगे कि फूड सेल टॉपिक पे है, क्या क्या सेल कर रहे हैं आपको। कलरफुल एलजी टीवी एचडी पिक्सल है, गोदरेज एसी जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेवर है, गोदरेज की वॉशिंग मशीन आपको सेल करना है जो कि ड्राई सिस्टम के साथ है, स्प्लेंडर की बाइक बेचना है जिसका 50+ एवरेज है, सेल्फ स्टार्ट है, सारे प्रोडक्ट जो है वो गुड कंडीशन में अंडर वारंटी में, ऑनर जो है वो बाहर जा रहा है इसलिए आप इन प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। नीचे आप मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देन आपको यहां पे बोला है, अब लेटर की बात करते हैं। लेटर में आपसे बोला है, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन लेटर टू द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल टू अटेंड द करियर काउंसलिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑन आईआईटी जेईई एंड नीट। इसका आपको लेटर लिखना है, इनविटेशन लेटर। राइट अ लेटर टू द एडिटर योर लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, रेस ड्राइविंग एंड suggesting ways to control over the accidents, give positive solution। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाने वाला है। आप इसको एक बार बढ़िया तरीके से आगे कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 95 पेज नंबर के आसपास जो है वो ये मिल जाने वाला है। ये भी आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहां से आप लेटर को कंप्लीट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। यहां पे आपसे बोला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये आपको लिखना है। तो ये मैंने ऑलरेडी अपनी राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन में समझा रखा है, एक बार आप अच्छी तरह से देख लोगे तो ये भी आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग के बारे में भी मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, तो ये भी आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि नोट्स टाइटल समरी कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैंने रीडिंग स्किल्स का एक पूरा अलग सेक्शन बना रखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अनसीन पैसेजेस की बात करते हैं तो अनसीन पैसेज के लिए भी मैंने रीडिंग स्किल्स के अंदर वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो वहां पे आपको ये सारे अनसीन पैसेज जो हैं वो आसानी से देखने को मिल जाने वाले हैं। अगर आप ये सारी चीजों को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेते हो
तो आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार मार्क्स जो है वो आने वाले हैं। बस एक छोटा सा काम करने की जरूरत है, आपको वीडियोस को बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।